दिस इज़ मी मोहम्मद नज़ीम वानी। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हुआ हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों को भी इस बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो है मंकी पॉक्स। आजकल जो डिजीज़ जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी है, फैली हुई है, पाकिस्तान में है, मुख्तलिफ इलाकों में है और मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर ये डिजीज़ आउटब्रेक। तो इसके बारे में मैं मुकम्मल नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मेरे साथ आखिर तक रहेंगे तो आप लोगों को ये सारा समझ आएगा, आप कैसे बच सकते हो, क्या क्या आपने करना होगा, तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री बता दूँ। तो देखा जाए तो हमारे पास 1958 में जो देखा जाए इसका फर्स्ट जो है ओरिजिनेशन वहाँ से हुई 1958। इसलिए देखा जाए तो हमारे एनिमल्स के अंदर ये डिजीज़ पाई जाती थी। इस रेट्स के अंदर हो, इसी तरह हमारे पास काउस के अंदर हो, काउस के अंदर हो, इसी तरह हमारे पास जो है मंकी के अंदर ये डिजीज़ पाई गई थी। इसका फर्स्ट केस जो है 1970s में आइडेंटिफाई हुआ, रिपोर्ट हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, स्पेशली बेसिन के अंदर इसके डिजीज़ जो है 9 साल बच्चे के अंदर दरियाफ्त हो गई। ठीक हो गई। 1970s टू हमारे पास 1980s की बात करते हैं तो ये डिजीज़ फैलती गई क्योंकि आप पास ये सबसे पहले तो ये डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन के अंदर आ गई। ह्यूमन से ह्यूमन के अंदर जाती है। एनिमल से ह्यूमन के अंदर आ गई, वो मुख्तलिफ वेज के तरीके से आ गई। चाहे आप उसको खा लेते हो एनिमल को, ठीक हो गया। फिर इसी तरह आप क्या करते हो, या उसको ट्रांसपोर्ट करते हो किसी एनिमल को, या आप ज़्यादातर एनिमल के साथ रहते हो, तो इसी तरह ये डिजीज़ आपके पास पहुंच गई फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, राइट। फिर इसी तरह हमारे पास ये अभी ह्यूमन के अंदर आ गई, ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होगी। ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती है मुख्तलिफ वेज के ज़रिए। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास कॉन्टैक्ट है। चाहे प्लस कॉन्टैक्ट में ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे पास जो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है इसकी वजह से होता है, या आप स्किन कॉन्टैक्ट होता है इसकी वजह से होता है। इसी तरह या आप क्या करते हो कि आप ये करते हो कि उसके जो चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक दूसरे, वो यूज़ करेंगे एक दूसरे के लिए, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि आप बेड यूज़ कर रहे होते हैं, या आप क्लॉथ्स यूज़ कर रहे होते हैं, या आप ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, या आप डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो उसकी मदद से भी ये आपके पास ये डिजीज़ जो हैं ये ट्रांसफ़र होती हैं 1% टू 100%। या बॉडी फ्लूइड से भी हो सकती हैं, चाहे वो ब्लड हो, सीमन हो, जो भी हो। इसकी ट्रांसमिशन मैंने बता दी। 1970s टू 1980s में इसकी ट्रांसमिशन फास्ट हो गई। ठीक हो गया। फिर इसी 1978 टू 80s के दौरान में देखा जाए तो ये शो हुआ कि रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ने ये बता दिया सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड जो है वो मोस्ट विरुलेंट है देन वेस्ट अफ्रीकन क्लेड के मुकाबले में। यहाँ एक वर्ड मैंने यूज़ किया, क्लेड मैंने यूज़ किया। क्लेड जो है एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं। क्लेड का मतलब है ग्रुप ऑफ वायरसेस। ठीक हो गया। इसी तरह मंकी पॉक्स के भी ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं, तो पॉक्स वायरस से बिलोंग करता है। ठीक है। इसकी जो फैमिली है, जीनस जो है वो ऑर्थ्रोपॉक्स वायरस से बिलोंग करती है। तो एक हमारे पास इसकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा वायरसेस होते हैं। अभी उसके अंदर भी यहाँ हमने क्या क्लेड का मतलब ग्रुप ऑफ वायरसेस देखा जाए तो हमने क्या किया, इसमें कुछ मोर विरुलेंट वाले वायरसेस को अलग कर दिया, लेस विरुलेंट वाले वायरसेस को अलग कर दिया। तो हम सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड की मैंने बात की तो वो हमारे पास वो टाइप ऑफ वायरसेस हैं जो ज़्यादा विरुलेंट हैं। मीन्स वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो डिजीज काज करने की एबिलिटी रखते हैं, बीमार करने की एबिलिटी रखते हैं। ज़्यादातर मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होगी इसकी, कि ये डेथ भी काज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वेस्ट अफ्रीकन जो क्लेड जो है उसकी मैं बात करूँ, विरुलेंट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास इसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसमें इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हो सकती है, ये लेस विरुलेंट हो। 1980s टू 1990s की बात करें तो इसकी सप्रेशन फास्ट होने स्टार्ट हो गई। ये डिजीज़ फैलने लगी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, कॉन्गो से डिफरेंट उसके इर्द गिर्द जो स्टेट्स हैं उसमें फैलती गई। 2000 की बात करें तो हमारी डिजीज़ ये फैलती गई तो इसके कुछ केसेस यूएस के अंदर भी रिपोर्ट किए गए। कुछ केसेस यूएस के अंदर भी रिपोर्ट किए गए। जब यूएस के अंदर इसके केसेस रिपोर्ट किए गए तो दुनिया का अटेंशन इस डिजीज़ की तरफ हुआ। फिर दुनिया के मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर, मुख्तलिफ हमारे पास आर्टिकल्स के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर और रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के अंदर इसके बारे में रिसर्च होना स्टार्ट हो गया बड़े ह्यूज लेवल में। डिजीज़ यूएस के अंदर कैसे आ गई? क्वेश्चन ये है कि यूएस के अंदर कैसे आई। अभी कोई भी डिजीज़ हो हमारे पास, कोई भी डिजीज़ हो वो एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ही आती है। यूएस के स्टेट्स के अंदर आ गई
थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। हुआ कुछ यूँ कि इसमें वो रेड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया, उनको लाया गया यूएस के अंदर। तो इसी तरह वो आपके पास जो रेड्स थे वो इन्फेक्टेड थे, तो जब वो इन्फेक्टेड रेड्स आ गए तो उसके केसेस जो है यूएस के अंदर भी रिपोर्ट होना शुरू हो। इस तरह हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए या किसी और ज़रिए के ज़रिए ये वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर भी फैलता गया, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर भी फैलता गया और यूएस के अंदर भी फैलता गया। इसके केसेस में मजीद इजाफा हुआ 2010 में। 2017 से 2018 के अंदर नाइजीरिया में इसका आउटब्रेक होना स्टार्ट हुआ। इसके केसेस में मजीद इजाफा हुआ नाइजीरिया के अंदर। तो सिर्फ एरियाज दुनिया के अंदर वो इसके लपेट में आना शुरू हो गए। 2020 की बात करें तो ग्लोबल आउटब्रेक स्टार्ट हुआ। इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इसके केसेस रिपोर्ट हो गए, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिपोर्ट हो गए, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अंदर इसके केसेस रिपोर्ट हो गए। तो इसी 24 की मैं बात करूं तो 2024 के जो अगस्त महीने है इसमें अफ्रीका के अंदर 500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और 500 डेथ हुई हैं अफ्रीका के अंदर। इसी तरह हम यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी हमारे पास इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3732 केसेस के रिपोर्ट हुए, 3732 केसेस रिपोर्ट, लेकिन इसमें कोई डेथ नहीं हुई है। डेथ नहीं होने की वजह यह है क्योंकि यहाँ जो क्लेड था वो क्लेड ज़्यादा विरलेंट क्लेड नहीं था, बल्कि हमारे पास जो था इस क्लेड का जो नाम है वो था हमारे पास वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। तो पाकिस्तान में भी इसके केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम हमारे पास पाकिस्तान में इसका जो फर्स्ट केस दरियाफ्त हुआ है वो 34 साल का एक बूढ़ा शख्स था मैदान के अंदर, वहाँ रिपोर्ट। इसके अलावा हमारे पास कश्मीर के अंदर भी इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसके केस रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो नाउ गिलगित बल्तिस्तान में भी इसके मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके सिम्टम्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है एक डिजीज इन्फेक्टिव स्टेज से डिजीज काजिंग स्टेज तक जितना टाइम लगता है उसको आप इंक्यूबेशन पीरियड कहते हो। इन्फेक्टिव स्टेज टू डिजीज काजिंग स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेट का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस आया, वो अंदर अपने आप को स्टेबल करेगा, इन्वायरमेंट को देखेगा, देखने के बाद वो अपने रिप्रोडक्शन करेगा, करने के बाद आपके मल्टीपल ऑर्गन सेल्स को इफेक्ट करेगा, फिर डिजीज काज होगी। ये है, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड का कहते हैं। इसी तरह इस वायरस का इंक्यूबेशन जो पीरियड है हमारे पास 1 से 2 वीक है, या 21 दिन भी आप कहें, या आप 1 से 13 दिन कहें, मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके बाद अगर मैं सिम्टम्स की मैं बात करूँ, इनिशियल सिम्टम्स की मैं बात करूँ, इनिशियल सिम्टम्स में सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले फीवर होगा। फीवर के बाद हेडेक होना स्टार्ट होगा। हेडेक के बाद आपके पेन साइड में पेन होना स्टार्ट होगा। जब इसके अलावा मैं बताऊं एक ऐसी डिफरेंट सिम्टम बताऊं जो स्मॉल पॉक्स से डिफरेंट है। लेफ्ट नोडल्स जो है हमारे पास वो इस मंकी पॉक्स के अंदर क्या होंगे, वो सोलन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये लेकिन स्मॉल पॉक्स में होता नहीं है। इसी तरह हमारा मसल पेन होगा, इसी तरह हमारे पास मसल्स पेन होंगी और सीवियर फटीग होगी, आपको थकावट होगी। तो ये उसकी कुछ इनिशियल सिम्टम। जो ही आपको जब मैंने कहा इनिशियल सिम्टम्स में जब आपको फीवर होगा, फीवर के बाद 2-3 दिनों के दौरान बाद आपके पास क्या होगा, रश डेवलपमेंट होगी। स्पेशली आपके फेस में होगा, नेक में होगा, आपके पाम्स के अंदर होगा। फिर इसी तरह पूरी बॉडी इसके लपेट में आ जाएगी और रश डेवलपमेंट होगी। फिर क्रस्ट बनेगा, क्रस्ट जो है वो स्किन से उतरेगा, स्किन से क्रस्ट भी उतरेगा। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूं, कॉम्प्लिकेशन में भी बस जैसे कि पहले बात हो गई है। कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो अगर हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो, ऑलरेडी हमारे पास कुछ डिजीज हो सकती हैं, कुछ वायरसेस हो सकते हैं बॉडी के अंदर, कुछ बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर हो सकते हैं, कुछ डिजीज काजिंग एजेंट्स बॉडी के अंदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से पहले से ही हमारी बॉडी डिस्टर्ब है, पहले से ही हमारा इम्यून सिस्टम सुप्रेस है, तो तब ये हमारे पास ये डिजीज जो है वो डेथ भी काज कर सकती है। तरह मैं अगर डायग्नोसिस की बात करूं तो इसकी डायग्नोसिस में भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ अदर डिजीज में भी होते हैं। अदर हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर भी सिम्टम्स होते हैं, इसी तरह के सिम्टम्स हमारे पास इस डिजीज के अंदर भी होते हैं।
जैसे कि हमारे पास सेप्सिस, जैसे कि हमारे पास कोई फंगल इन्फेक्शन हो, कोई स्मॉल पॉक्स भी हमारे पास देखा जाए, उसके सिम्टम ये तकरीबन सेम है। तो हम डायग्नोस करते वक्त इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस फेस करने होते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्सपीरियंस देखेंगे तो स्मॉल पॉक्स और इसके भी तकरीबन सेम होंगे, तो ये हमारे पास एक चैलेंजिंग है। इसी तरह मैं बताऊं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की मैं बात करूं, लेबोरेटरी प्रोसीजर्स की मैं बात करूं, डायग्नोसिस की, पीसीआर मस्ट है। इसमें हमारे पास सबसे प्रिसाइज एंड हमारे पास एक्यूरेसी के लिए हमने क्या करना होगा, पीसीआर करना होगा। पीसीआर कहाँ कैसे करेंगे, वो इन्फेक्टेड जो साइड्स हैं बॉडी के अंदर, जो इन्फेक्टेड साइड्स हैं, क्रस्ट हो, पस्टल्स हो, इसी तरह हमारे पास स्क्रैब्स हो, हम या बॉडी फ्लूइड हो, ब्लड हो, तो हम वहां से सिंपल लेके पीसीआर करके हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं और वायरस आइसोलेशन भी कर सकते हैं। आइसोलेशन करके उसको ग्रो करवाएंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे, ग्रो करवाएंगे, तो उससे भी पता चलेगा। ये ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले बॉडी पेन होगा तो बॉडी पेन के लिए हम क्या देंगे, बॉडी पेन के लिए हम पेन रिलीविंग एजेंट्स देंगे, राइट। इसी तरह ये आपको पता है कि वायरल डिजीज है, हम इस वायरल डिजीज से बचने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए, मारने के लिए वायरस को, हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। इसी तरह हम वैक्सीन भी देंगे बॉडी को। ये मेरे ख्याल में आप लोगों को ये मंकी पॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में, मेरे पेज में आप मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके आऊँगा। इसी तरह मैं मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहूँगा और मुख्तलिफ टेस्ट, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि वो टेस्ट कैसे किया जाता है, उसमें एक्यूरेसी कैसे होती है, उस टेस्ट को आप कैसे देख सकते हो, उस टेस्ट को आप कैसे समझ सकते हो।